सुप्रभात प्यारे बच्चों। प्रतिदिन की तरह आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ नए नए तथ्यों की नई नई रोचक जानकारियों के साथ। तो आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला। आज हम और आप अध्ययन करेंगे जनसंचार के माध्यम। प्यारे बच्चों, जनसंचार के माध्यम ये 11वीं कक्षा में आपके लिए एक नया विषय है। हालांकि इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही व्यापक है, परंतु उसका कुछ संक्षिप्तांश आपको दिया गया है। तो बहुत ही सरल, बहुत ही सहज, बहुत ही आकर्षक ढंग से इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। आप स्वतः समझ जाएंगे और थोड़ा सा ध्यान और धैर्य दोनों धारण करने की आवश्यकता है। तो आइए आरंभ करें आज के पठन पाठन का सिलसिला। हम देखते हैं आज का हमारा जनसंचार के माध्यम का पहला विषय क्या है। जनसंचार को जानने से पहले हमें यह जान लेना अति आवश्यक है कि संचार क्या है। संचार, जैसा कि हिंदी साहित्य हमारा ये कहता है कि किसी भी विषय को, किसी भी प्रकरण को, किसी भी विषय वस्तु को जानने से पूर्व उसकी उत्पत्ति जान ली जाए तो वो समझने में आसान हो जाता है। यदि हम संचार शब्द पर ध्यान दें तो संचार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, चर धातु और सम उपसर्ग। अर्थात जब सम उपसर्ग चर धातु में समाहित होती है तो संचार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है विचरण करना। विचरण करना से हमारा मतलब है चलना। अब साहित्य में कौन सी चीजें कैसे चलेंगी, इसके लिए आपको थोड़ा सा साहित्यिक अंदाज में जानना है कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना, यह पहुंचना किसका किसका हो सकता है। यहाँ पहुंचना मनुष्य का भी हो सकता है, अन्य प्राणियों का भी हो सकता है, ध्वनि, चित्र, प्रकाश आदि चीजों का भी हो सकता है। परंतु हम यहाँ जिस संचार की बात कर रहे हैं वो यह सब संचार नहीं है। वह संचार है मानव के संदेशों का पहुंचना या पहुंचाना। अर्थात किसी भी संदेश को भेजना या किसी भी संदेश को प्राप्त करना। और इस संदेश को भेजने और प्राप्त करने के लिए दो तत्व अत्यधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, जिनमें पहला है दो या दो से अधिक व्यक्ति और दूसरा तथ्य है उन दोनों व्यक्तियों के बीच संदेश का संप्रेषण या संग्रहण। अर्थात दो व्यक्ति हों और जिनके मन में संदेश भेजने या प्राप्त करने की इच्छा या लालसा हो। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि किसी भी बात को, किसी भी विचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को संचार कहते हैं। प्रसिद्ध संचार शास्त्री विल्बर श्राइम ने संचार की परिभाषा देते हुए लिखा है कि संचार अनुभवों की साझेदारी है। अर्थात एक व्यक्ति अपने अनुभवों के माध्यम से जो इस दुनिया को देखता है, महसूस करता है, चीज़ों के तथ्यों के बारे में जो समझता है, वो दूसरों तक जिस भी माध्यम से पहुंचाता है, जैसे उस तक संप्रेषित करता है, वह संचार कहलाता है। आप और सरल शब्दों पर ध्यान दें तो कह सकते हैं कि संचार मुख से बोलकर भी हो सकता है, लिखकर भी हो सकता है, अथवा दृश्य श्रव्य माध्यमों के सहारे भी हो सकता है। यदि हम इसकी कंप्लीट परिभाषा बनाएं तो कुछ ऐसे बनाई जा सकती है, सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों को जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना ही संचार कहलाता है। प्यारे बच्चों, आपको एक चित्र दिख रहा होगा। इस चित्र में लाल, पीली, हरी 3 प्रकार के गोल घेरे बने होंगे। ये आप ट्रैफिक सिग्नल पर अधिकांशतः देखते होंगे और जिसमें सबका एक अपना मतलब है। और जब भी आप किसी ट्रैफिक पर जाते हैं, देखते हैं तो लाल रंग की जैसे ही बत्ती आपको जलती हुई दिखाई देती है तो यात्री रुक जाते हैं। जैसे ही येलो कलर की बत्ती जलती है, यात्री तैयार हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं, और हरे रंग की बत्ती के जलते ही लोग चलना आरंभ कर देते हैं। यह भी एक प्रकार के संचार का माध्यम है। यहाँ कोई किसी को समझाने वाला नहीं है, दृश्य को देख करके ही व्यक्ति समझ जाता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। उम्मीद है कि आप संचार की परिभाषा समझ गए होंगे। संचार के माध्यम कौन कौन से हैं? वैसे तो संचार स्वयं में एक प्रक्रिया है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया प्रायः किसी प्राकृतिक माध्यम के सहारे गति करती है। जैसे इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जब हम बोलते हैं
तो ध्वनि तरंगों के सहारे हमारी बात दूसरे तक पहुंचती है। इसी प्रकार प्रकाश तरंगे, हमारे स्पर्श संवेदनाएं, इशारे आदि, ये सारे माध्यम हैं जिसके माध्यम से हमारा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। परंतु यहाँ इन पर चर्चा नहीं की जाएगी, इस विषय वस्तु के अंतर्गत इस पर चर्चा नहीं की जाएगी। ये सभी संचार के माध्यम है, परंतु हम इन मूल कारकों को संचार में शामिल नहीं कर सकते। यहाँ हमारा संचार के जो जनसंचार के जो माध्यम है, यहाँ हमारा माध्यमों से अभिप्राय है ऐसे उपकरण या ऐसे संसाधन जो हमारे संदेश को संप्रेषित करते हैं, जैसे समाचार पत्र, फिल्म, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि। अब आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि संचार के माध्यम कौन कौन से हैं। इन्हीं माध्यमों के जरिए हम अपने मन के भावनाओं को, मन के विचारों को सहजतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक संप्रेषित कर देते हैं। जनसंचार यानी आपका जो संचार है उसके कुछ मूल तत्व हैं, और मूल तत्व कैसे वर्क करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, इसका छोटा सा चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। संचार के मूल तत्वों में शामिल है संचारक या स्रोत, संदेश का कूटीकरण या एनकोडिंग, संदेश का कूटवाचन या डिकोडिंग, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया, शोध। कैसे संचार संप्रेषित होता है, इसके लिए नीचे यदि आप चित्र में देख रहे हो तो चित्र आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले संचारकर्ता आता है, फिर संचारकर्ता कूट का संप्रेषण करता है, फिर कूटवाचन होता है, फिर प्राप्तकर्ता उस संदेश को प्राप्त करता है और इसके बाद प्रतिक्रिया देता है, और प्रतिक्रिया फिर संचारक तक पहुंच जाती है, वो संचारकर्ता तक पहुंच जाती है, जिससे हमारे जनसंचार की या हमारे संचार की प्रक्रिया पूर्णतः समाप्त होती है सफलतापूर्वक। अब इन मूल तत्वों में कौन कितना महत्वपूर्ण है, आइए इसके बारे में जानने समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला तत्व था संचारक या स्रोत। किसी संदेश को भेजने वाला संचारक कहलाता है, अर्थात जो व्यक्ति संदेश भेज रहा है उसे संचारक कहते हैं। यानी इसके माध्यम से आप यह समझ सकते हैं कि जिसके मन में किसी भी बात को दूसरे तक पहुंचाने की इच्छा हो रही है वही व्यक्ति संचारक है, वही व्यक्ति हमारा स्रोत है। इसके लिए दो मुख्य गुण हैं। पहला गुण यह है कि जो संदेश व्यक्ति भेजना चाह रहा है वह संदेश स्पष्ट हो, संदेश की स्पष्टता, और दूसरा इसका प्रमुख गुण है संदेश को प्राप्तकर्ता के अनुकूल भाषाबद्ध करने की क्षमता। ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अर्थात हम जिसको अपना संदेश दे रहे हैं उसकी रुचि, रुझान, क्षमता हमें मालूम हो, उसकी भाषा हमें मालूम हो कि यह किस भाषा में हमारी बात को सहजतापूर्वक आसानी से समझ सकता है। संचारक के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य आता है संदेश में, इस संचार की प्रक्रिया में, वो है कूटीकरण या एनकोडिंग। कूटीकरण या एनकोडिंग से हमारा अभिप्राय है संदेश को भेजने के लिए ध्वनि, संकेत, चित्र, शब्द आदि का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि भाषा भी एक प्रकार का कोड ही है, अर्थात जब भी हमारे मन में किसी को कुछ संदेश देने की, भेजने की इच्छा होती है तो हम उस संदेश को या तो लिख कर व्यक्त करते हैं, या तो बोल कर व्यक्त करते हैं, या संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं, या चित्र के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ये जिस भी माध्यम से हम व्यक्त करते हैं यही माध्यम जो है एनकोडिंग है, अर्थात संचारक द्वारा प्राप्तकर्ता को समझने योग्य कूटों में संदेश को बांधना कूटीकरण या एनकोडिंग कहलाता है। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि बातचीत या संदेश भेजने के लिए हम जिस भाषा का सहारा लेते हैं यही भाषा का जो सहारा है वही सहारा एनकोडिंग है। अर्थात जिस माध्यम से हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं या जिस भाषाबद्ध करते हैं या विचारों को लिपिबद्ध भाषाबद्ध करने की जो प्रक्रिया है वो एनकोडिंग है। एनकोडिंग के बाद जो हमारा अगला महत्वपूर्ण तथ्य आता है वो है डीकोडिंग। डीकोडिंग अर्थात कूटवाचन। कूटवाचन से हमारा मतलब है कि कूटीकरण या डीकोडिंग एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया को कहते हैं। अर्थात जो संचारक ने अपने मन के विचार जिस भाषा में लिखकर व्यक्त किया है और प्राप्तकर्ता उस संदेश को प्राप्त करके वही समझ रहा है जो संचारक कहना चाह रहा है, ये प्रक्रिया डीकोडिंग कहलाती है। यदि पुस्तकीय भाषा में हम कहें तो कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया को कूटवाचन कहते हैं। इसके माध्यम से संदेश का प्राप्तकर्ता कूट चिन्हों से बंधे संदेश को समझता है। इसके लिए आवश्यक यह है कि प्राप्तकर्ता भी कोड का वही अर्थ समझता है
जो कि संचारक समझता है। अर्थात संचारक जिस विचार, जिस भावना, जिस उम्मीद से प्राप्तकर्ता को संदेश भेजता है, उसी विचार, उसी भावना, उसी उम्मीद को जस का तस संचारक प्राप्तकर्ता यदि समझता है, यही प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा जो समाचार पत्र आते हैं, विभिन्न न्यूज़ आते हैं, समाचार आते हैं, उसको सुन करके हम वही बात समझते हैं जो वो सुनाना चाह रहा है। या फिल्मों को जब हम देखते हैं तो उसके गीत, उसके डायलॉग, उसके संवाद हमें बड़ी आसानी से, बड़ी सहजतापूर्वक याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कहना चाह रहा होता है हम आसानी से उसे समझ जाते हैं। ये प्रक्रिया है डिकोडिंग। डिकोडिंग के बाद जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो है प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया। कूटीकृत संदेश के पहुंचने पर प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है। यह आवश्यक है कि इसी से पता चलता है कि संचारक का संदेश प्राप्तकर्ता तक ठीक ठीक पहुंचा अथवा नहीं पहुंचा, या प्राप्तकर्ता कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है। अर्थात संचारक के द्वारा संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के बाद प्राप्तकर्ता उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। वह प्रतिक्रिया ही यह बताती है कि बात प्राप्तकर्ता के समझ में आई या नहीं आई। इसका सीधा सा उदाहरण आप देख सकते हैं कक्ष में या क्लासरूम आप कह लीजिए में, जब शिक्षक आपको पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के बाद जब आपसे प्रश्न पूछते हैं तो यदि प्रश्नों का सही और सटीक उत्तर विद्यार्थी देते हैं तो अध्यापक यह समझता है कि मेरे द्वारा आज के इस क्लास में जो विषय मैंने पढ़ाया वो बच्चों की समझ में आ गया, क्योंकि उनका जवाब, उनकी प्रतिक्रिया ही उस शिक्षक को आत्मसंतोष प्राप्त कराती है। तो वैसे ही संदेश के माध्यम, संचार में भी, संदेश संचार की प्रक्रिया में भी है कि जब संचारक का संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है और वह उसे प्राप्त करके समुचित प्रत्युत्तर देता है तो संचारक ये समझता है कि संचारक की जो प्रक्रिया है वो सफलतापूर्वक संपन्न हुई, और यह प्राप्तकर्ता जो है संचार की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि संदेश का यही आखिरी लक्ष्य होता है। प्राप्तकर्ता प्रतिक्रिया हेतु स्वतंत्र होता है, उसकी प्रतिक्रिया सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। इसी प्रतिक्रिया को इस संचार की भाषा में फीडबैक या प्रतिपुष्टि भी कहते हैं। आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे। फीडबैक, प्रतिपुष्टि या प्राप्तकर्ता प्रतिक्रिया, तीनों एक ही चीजें हैं। प्यारे बच्चों, आज के अंक में बस इतना ही। आइए हमने आपने क्या सीखा इसको जानने के लिए हल करते हैं आज का कार्यप्रपत्र। आज के कार्यप्रपत्र का हमारा पहला प्रश्न है, संचार किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, संचार के माध्यमों से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न है, संचार के मूल तत्वों पर प्रकाश डालिए। चौथा प्रश्न है, संचारक किसे कहते हैं। आज का पांचवा प्रश्न, संचार की प्रक्रिया में एनकोडिंग या कूटीकरण से क्या तात्पर्य है। आखिरी और अंतिम प्रश्न है कि डिकोडिंग या कूटवाचन से आप क्या समझते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय।